हम अरस्तु के काव्य शास्त्र के संबंध में बात कर रहे हैं। काव्य शास्त्र की रचना का उद्देश्य अपने गुरु प्लेटो की काव्य संबंधी मान्यताओं का निराकरण और त्रासदी का विवेचन रहा है। लेकिन अरस्तु का यह काव्य शास्त्र भी अनेक सीमाओं से बंधा हुआ है। पहली बात तो यह है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र एक देश यूनान और एक भाषा यूनानी के आधार पर रचा गया है। यूनान के विद्वान श्रेष्ठता की ग्रंथि से इतना ग्रस्त थे कि अन्य भाषियों को बर्बर समझते थे, उनके साहित्य के अध्ययन से परहेज करते थे। इसलिए उनका काव्य शास्त्रीय विवेचन देश काल की सीमाओं में आबद्ध है। यह काव्य शास्त्र यूरोप के साहित्य पर भी पूर्णतः चरितार्थ नहीं होता, जैसे शेक्सपियर के त्रासदी पर भी उनकी त्रासदी संबंधी मान्यताएं घटित नहीं होती। दूसरी बात है कि अरस्तु की मान्यताओं के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। इसका कारण यह है कि काव्य शास्त्र अपूर्ण और खंडित रूप में है और व्याख्याकारों द्वारा उसकी अलग अलग व्याख्या की गई है और व्याख्याकारों की इस भीड़ में अरस्तु कहीं खो गए हैं। अरस्तु की मान्यता है कि किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात वे कहते हैं प्रयोजन। किसी भी वस्तु के निर्माण का प्रश्न तब तक नहीं उठता जब तक उसका प्रयोजन न हो। घड़े का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक जल रखने का प्रयोजन न हो। दूसरा कारण है उपादान। अरस्तु के अनुसार घड़े का निर्माण करने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, जो उसका उपादान कारण है। तीसरा अरस्तु के अनुसार निमित्त कारण है। अरस्तु के अनुसार घड़े के लिए सिर्फ मिट्टी ही आवश्यक नहीं है, बल्कि चाक और कुम्हार आदि की आवश्यकता है, जो घड़े के निमित्त कारण है। अरस्तु के अनुसार चौथा कारण है तत्व। अरस्तु के अनुसार कुम्हार को घड़े के तत्व का भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थात घड़ा क्या है। जब तक वह इससे परिचित नहीं होगा तब तक वह घड़े का निर्माण नहीं कर सकता। घड़े की आकृति, प्रकृति आदि का ज्ञान उसे होना चाहिए। घड़े के इस तत्व का ज्ञान केवल बनाने वाले को ही नहीं, बल्कि खरीदने वाले को भी होना चाहिए। अरस्तु ने काव्य शास्त्र में भी काव्य के प्रयोजन, उपादान, निमित्त और तत्व के निरूपण के संबंध में अपने विचार दिए हैं। अर्थात काव्य में भी हमें ये देखना होगा कि काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य के उपादान कारण क्या हैं, काव्य के निमित्त कारण क्या हैं और काव्य के तत्व का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार कलाएं भिन्न भिन्न क्यों हैं, अर्थात कला के भेदक तत्व क्या हैं। इस संबंध में वे कहते हैं कि माध्यम, विषय और अनुकरण की पद्धति के कारण कलाओं में भिन्नता मिलती है। माध्यम अर्थात अरस्तु कहते हैं कि वीणा के संगीत में लय और सामंजस्य है, जबकि काव्य में भाषा भी महत्वपूर्ण है। छंद अनिवार्य नहीं है, क्योंकि रचना का प्रयोजन महत्वपूर्ण है। प्रयोजन यदि आनंद है तो वह काव्य है, और यदि सूचना देना या ज्ञान है तो वह रचना काव्य नहीं है। अर्थात संगीत में लय और सामंजस्य माध्यम बनते हैं और काव्य में भाषा भी महत्वपूर्ण है। दूसरा निर्धारक या भेदक तत्व है विषय। अरस्तु के अनुसार कार्यरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। श्रेष्ठतर
निम्नतर या यथावत रूपों में अनुकरण हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठतर का अनुकरण त्रासदी में होता है और निम्नतर का प्रहसन में। इस तरह से काव्य का विषय यदि श्रेष्ठतर मनुष्य है तो यह अनुकरण त्रासदी कहलाएगा, और निम्नतर का अनुकरण है तो यह रूप प्रहसन कहलाएगा। तीसरा भेदक तत्व है अरस्तु के अनुसार अनुकरण की पद्धति। अरस्तु मानते हैं कि अनुकरण की पद्धति आख्यानात्मक हो सकती है, जिसमें कवि कथानक का वर्णन करता है, नाटकीय हो सकती है जिसमें जीते जागते पात्र हैं, अथवा मिश्र हो सकती है जैसे होमर ने महाकाव्य में प्रयोग किया है। अर्थात काव्य और कलाओं में अंतर उनके माध्यम, विषय या अनुकरण की पद्धति के आधार पर होता है। अब हम बात करते हैं काव्य की उत्पत्ति कैसे होती है या काव्य के हेतु अरस्तु के अनुसार क्या हैं। अरस्तु के अनुसार काव्य का पहला हेतु है अनुकरण। अरस्तु मानते हैं कि अनुकरण मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है और अनुकरण से मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है। अतः काव्य का एक हेतु है अनुकरण। काव्य की उत्पत्ति या हेतु का दूसरा कारण मानते हैं सहज प्रवृत्ति, और यह सहज प्रवृत्ति सामंजस्य और लय की है। अर्थात मनुष्य सहज रूप में सामंजस्य और लय चाहता है। यह भी एक काव्य हेतु है। अर्थात अरस्तु के अनुसार अनुकरण की सहज प्रवृत्ति और सामंजस्य और लय की सहज प्रवृत्ति काव्य का हेतु है।